तो हम जर्नल को बिल्कुल ख़त्म करने की पोजीशन में आ गए हैं, कुछ पॉइंटर्स अभी बाकी हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे होता है। आज हम ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं ड्राइंग्स से। ड्राइंग्स क्या होता है? वो पैसा जो मालिक निकाल के ले गया हो, तो हम क्या करते हैं, उसको फाइनली उसके कैपिटल अकाउंट से माइनस कर देते हैं। लेकिन हम साल भर में जब जब भी वो पैसा निकाल के ले गया, हम हर बार उसे कैपिटल अकाउंट से माइनस करने की बजाय हम एक अलग अकाउंट खोल लेते हैं जिसका नाम होता है ड्राइंग्स। और ईयर एंड पे हम टोटल कैपिटल अकाउंट था आपके पास, उसमें से आपने ड्राइंग्स को कलेक्टिवली माइनस कर दिया, तो आपको पता रहता है कि टुगेदर ये कितना पैसा निकाल के ले गया है। ड्राइंग्स का नेचर अगर हम CLEAR की बात करें तो कैपिटल कैटेगरी में आता है, और क्योंकि ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम हो रहा है, कैपिटल का बेसिक साइड क्रेडिट होता है, ड्राइंग्स कैपिटल को कम करता है, तो ड्राइंग्स का साइड क्या होगा? परफेक्ट। आज हम उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है ड्राइंग्स इन कैश। इसका मतलब अगर वो नगद पैसा निकाल के ले गया तो आपको पता है ड्राइंग्स कैपिटल का पार्ट है, कम करता है, इसलिए वो डेबिट होगा। आपकी एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट DR टू कैश। पैसा निकाल के वो ले गया जितने भी रुपए से, यहां आ गया छोटा सा नरेशन। दूसरा, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। अब अगर वो माल ले गया है, अगर वो माल ले गया है तो इसका मतलब ये वो माल है जो आपने बेचने के लिए खरीदा था। इसका मतलब इसको अभी तक आपने परचेजेस में रखा हुआ था, ताकि जब आप बेचेंगे तो इसके अगेंस्ट में सेल करेंगे। अब ये माल बिकेगा तो है नहीं, क्योंकि ये तो मालिक निकाल के ले गया, तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसको स्ट्रेट परचेजेस में से ही हटा देंगे। तो यहाँ जहाँ कैश लिखा हुआ है, यहाँ कैश हटके यहाँ टू परचेजेस आ जाएगा। परचेजेस एक्सपेंस अकाउंट है, बुक्स में बढ़ेगा तो डेबिट होगा और घटेगा तो क्रेडिट होगा, इसलिए इसको हम क्रेडिट कर देंगे ताकि ये घट जाए बुक्स में से और ड्राइंग्स में चला जाए। तीसरा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी जो नीचे के 3 मैंने लिखे हैं, ये वो चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स नाम से नहीं दी होंगी। रिमेंबर, ये ड्राइंग्स नाम से नहीं दी होंगी, मगर इनका नेचर यही है कि ये ड्राइंग्स हैं। पहला, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपके ट्रांजैक्शन में लिखा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पेड रुपीज इतना, लाइफ किसकी होती है? बिजनेस की लाइफ नहीं होती है, लाइफ इंसानों की होती है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर है तो इसका मतलब है जो प्रोप्राइटर है उसने अपनी लाइफ को इंश्योर किया है, इसलिए ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। बिजनेस में जनरल इंश्योरेंस हो सकता है, फायर इंश्योरेंस हो सकता है, राइट, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस नहीं हो सकता। तो लाइफ इंश्योरेंस जब कहा जाएगा सीधा वो ड्राइंग्स में चला जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस नाम से कोई अकाउंट नहीं आएगा, आप उसको नरेशन में लिख सकते हैं। तो आपकी एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट DR टू कैश या बैंक, जैसे भी पेमेंट करी है, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस पेड बाय प्रोप्राइटर। समझ में आ गई बात आपको? लाइफ इंश्योरेंस ड्राइंग्स है। अगला, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी सोल प्रोप्राइटर के केस में इनकम टैक्स उसका पर्सनल एक्सपेंस है। आप कहोगे इनकम तो बिजनेस से ही हो रही है, तो फिर इनकम टैक्स उसका पर्सनल एक्सपेंस कैसे हो सकता है? वो तो बिजनेस का एक्सपेंस हुआ। इन अ वे आप सही हैं, लेकिन इसके लिए हम थोड़ी सी गहराई में जाएंगे। वो ये है कि जब हम किसका बिजनेस सीख रहे हैं, एक सोल प्रोप्राइटर का, कि एक अकेला आदमी जब दुकान चला रहा है, राइट। सोल प्रोप्राइटर एक ये दुकान चला रहा है जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम मान लीजिए मेसर्स एक्स बोलते हैं। मेसर्स एक्स से इसने 20,000 रुपए कमाए। इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम कमाई की बात कर रहे हैं। अब यही सोल प्रोप्राइटर के पास कुछ बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स भी थे, कुछ बैंक में इसने पैसा जमा किया था, उसके ऊपर इसको इंटरेस्ट मिला, सपोज 5,000 रुपए का, ठीक है। ये जो सोल प्रोप्राइटर है ये पढ़ाता भी था, ट्यूशन भी करता था, ठीक है ना। ऑफ टाइम में ये बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाता था, वहां से इसको ट्यूशन इनकम जनरेट होती थी, ठीक है। मान लीजिए 5,000 रुपए की ट्यूशन इनकम भी है, और ये कुछ और भी काम करता था जिससे हम इसकी मिसलिनियस इनकम बना लेते हैं। मिसलिनियस का मतलब मैंने आपको बताया था, मिसलिनियस मतलब छुट्टी इनकम, रैंडम इनकम। तो 5,000 की ये ले लेते हैं, तो टोटल इसकी इनकम बन गई 35,000 की। 35,000 पे जब ये टैक्स पे करेगा तो ये 35,000 बिजनेस की इनकम नहीं है। बिजनेस की इनकम केवल 20,000 थी, और एट टाइम्स ये लॉस भी हो सकती थी, लेकिन कलेक्टिवली जब हमने देखा तो इनकम टैक्स वो उस पे कर रहा है, ना कि बिजनेस की इनकम पे। इसलिए जो इनकम टैक्स है वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। वो चाहे तो इनकम टैक्स के एक पोर्शन को बिजनेस एक्सपेंस ट्रीट कर सकता है बैक कैलकुलेट करके,
कि बिजनेस के ऊपर कितना टैक्स लगा था उसको वहाँ एक्सपेंस में डाल सकता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हमारे लिए इनकम टैक्स इज प्योरली ड्रॉइंग्स। सेम इज वेल्थ टैक्स। आपके पास कितनी वेल्थ है, सरकार हमसे उसके ऊपर भी टैक्स लेती है। हर केसेस में नहीं, बेसिक लिमिट एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर की वेल्थ पे टैक्स लगता है। वो वेल्थ टैक्स अगर बुक्स में लिखा है ट्रांजैक्शंस में कि जो प्रोप्राइटर है वो बिजनेस से पे कर रहा है, तो बिजनेस ने पेमेंट किया है, लेकिन वो खर्चा बिजनेस का नहीं था, वो उसका पर्सनल खर्चा था। और क्योंकि वो उसका पर्सनल खर्चा था, इसलिए एक बार फिर ड्रॉइंग्स अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, कैश या बैंक जैसे भी पेमेंट किया है वो पेमेंट कर देंगे, और यहां पर आ जाएगा बीइंग वेल्थ टैक्स पेड। तो जो हेड है, एक्सपेंस का हेड है, वो कहीं नहीं आएगा, वो सिर्फ नरेशन में आएगा, क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस है ही नहीं, ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है, इसीलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। एम आई क्लियर? कोई डाउट? ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये बहुत ही मजेदार चीज होती है। इसमें वही दो अकाउंट हैं और वो ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। इसको समझते हैं पहले क्या हो रहा है। जो प्रोप्राइटर है उसने बिजनेस में पैसा लगाया, अपने ही बिजनेस में पैसा लगाया, लेकिन हम क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करते हैं, इसलिए बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, ये हमको मालूम है। अब अगर उसने पैसा लगाया और वो कहता है कि यही पैसा अगर मैं किसी और जगह लगाता तो मुझे एक सर्टेन अमाउंट पे रिटर्न भी मिलता, इंटरेस्ट मिलता उस पैसे पे, तो अगर ये पैसा मैं अपने बिजनेस में लगा रहा हूं तो भी मैं ये तो क्लेम कर सकता हूं कि मुझे इस पे इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। जब आप बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बुक्स बनाना चाहते हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा क्लियर, ट्रू एंड फेयर बनाना चाहते हैं, तब आप इस टाइप की एंट्रीज की बात करते हैं। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलना चाहिए, राइट, यहां तक हो गया। अब हम चलते हैं बुक्स की तरफ से, बिजनेस की तरफ से सोचते हैं। बिजनेस ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो उसके लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का नाम क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और ये एक्सपेंस है, इसलिए जब देने का टाइम आएगा, जब ड्यू होगा, तो इसको डेबिट किया जाएगा। अब ये देना किसको है? ये देना है प्रोप्राइटर को। प्रोप्राइटर को पैसा कभी भी कैश से या ऐसे नहीं दिया जाता, उसका एक कैपिटल अकाउंट बना होता है, उसका जो लेना देना है वो हम कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक, हमें मालूम है अगर वो निकाल के ले गया है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट, और अगर वो दे रहा है तो कैपिटल अकाउंट। मतलब जब हमको बुक्स में उसका कैपिटल बढ़ाना है तो कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं, और अगर कैपिटल घटाना है तो हर बार कैपिटल घटाने की बजाय हम ड्रॉइंग्स अकाउंट में इकट्ठा कर लेते हैं, हमने बात किया था। फाइन, तो अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस की तरफ से अगर आप देखिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, इसलिए एक्सपेंस बना के उसको डेबिट कर दिया गया। अब ये देना किसको है? प्रोप्राइटर को। प्रोप्राइटर को देना है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोप्राइटर का जो कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है उस खाते में डाल दीजिए, इसका मतलब वो कैपिटल बढ़ जाएगा। मालिक निकाल के नहीं ले जाता, जब उसको जरूरत होती है वो निकाल लेता है, अदरवाइज उसका जो डेबिट क्रेडिट है उसके कैपिटल अकाउंट से ही चलता जाएगा। तो अगर मालिक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट पे क्या असर आएगा? बढ़ेगा या घटेगा? उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि वो निकाल तो रहा ही नहीं पैसा, वो बिजनेस में ही छोड़ रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एक्सपेंस डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एज अ कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आई? ये एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एक्सपेंस, ये डेबिट हो जाएगा बुक्स में। और देना किसको है? लायबिलिटी किसकी तरफ है? प्रोप्राइटर की तरफ। तो उसका कैपिटल अकाउंट को हम बढ़ा देंगे, क्योंकि ये बिजनेस की लायबिलिटी है, बिजनेस दे नहीं रहा है, लेकिन हम कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे। बात समझ में आ गई? अब इसके ऊपर कुछ नीचे एग्जाम्पल्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो तरीके से दिया जाता है क्वेश्चन में, या तो वो अमाउंट दे देंगे, या जैसे डेप्रिसिएशन आपने देखा था कि एसेट की वैल्यू दे दी और साथ में डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दे दिया, या तो ऐसा करेंगे। अगर नॉर्मली वो परसेंटेज वाली चीज देते हैं, अगर परसेंटेज वाली चीज दी है तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अगर तो उन्होंने अमाउंट दे दिया तो सिंपल एंट्री हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर किया, अमाउंट से टू कैपिटल अकाउंट कर दिया। लेकिन अगर परसेंटेज दे दिया तो नाउ लेट अस स्टार्ट। अखिल हैज अ बैलेंस ऑफ 1 लाख इन कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2024। साल की शुरुआत में उसके कैपिटल अकाउंट में 1 लाख रुपया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम। साल का 6% उसको मिलना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका कितना बन गया? 1 लाख का 6% हमने निकाल दिया। सिंपल सी चीज है, 1 लाख इंटू 6/100, सिंपल, राइट। 2 जीरो कट हो गए, इधर कितने जीरो बच गए? 3, तो यानी कि 6000, 6000 रुपीज उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये फिगर आपको पता चल गई है, एंट्री आपको बनानी आती है, कंप्लीट करके खत्म कर दीजिए।
अब हर एंट्री का एक एडवांस स्टेज होता है, इसका एडवांस स्टेज में क्या आ रहा है अब हम वो देख लेते हैं। ठीक, इसके एडवांस स्टेज में आ रहा है अखिल्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1st of April 2024 इज 1 लाख। ही इन्वेस्टेड एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000 ऑन 1st of October 2024, यानी कि 1st of April जब साल शुरू हुआ तो उसका 1 लाख रुपया ऑलरेडी लगा हुआ था। फिर उसके बाद में 1st of October को वो एडिशनल लेकर के आया कितना 50,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम, पूरे साल का। व्हेन पर एनम इज मेंशन्ड, पर एनम मतलब साल भर का इतना है। पर एनम एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको मैं अलग से आराम से बताऊंगी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर एनम मतलब ये पूरे साल भर के लिए है। तो अगर ये वाली फिगर पे हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो पूरे साल भर की हमें समझ में आ रही है, क्योंकि अप्रैल में था और साल भर ये पैसा चलता रहा है। लेकिन अगर इस फिगर की बात करें, ये आया है 1st of October को, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने तक ये पैसा नहीं था। तो ये 6 महीने के बाद आया है, 7वें महीने की शुरुआत में आया है। तो इसके ऊपर जो ब्याज मिलेगा वो कितने टाइम का मिलेगा, क्योंकि रेट 6% पर एनम है। अगर ये पर एनम नहीं लिखा होता तो पूरा इसके ऊपर भी आप 6% लगा देते, मगर क्योंकि पर एनम लिखा है इसका मतलब है अगर ये पैसा साल भर आपके पास होता तो 6% देते, मगर क्योंकि ये पैसा आपके पास केवल 6 महीने के लिए है, अप्रैल से सितंबर तक नहीं था, इसलिए इसके ऊपर ब्याज भी 6 महीने का मिलेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम देखते हैं। ठीक है, और कुछ लिखा है इंटरेस्ट विल एट द एंड ऑफ सो एंड सो विल बी 7,500। ये कैसे निकाला इन्होंने, इस वाली फिगर पे हमें सिंपल मालूम है क्योंकि ये पूरा साल भर चली है। तो जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था इंटू 6/100, सिंपल, कुछ कैलकुलेशन और करने की जरूरत नहीं है। ये 2 0 कट गए, इसका मतलब यहाँ की फिगर आ गई 6,000, सिंपल। अब आते हैं दूसरे पे, 50,000 इंटू 6/100, ये तो हो गया फ्लैट 6%, लेकिन फ्लैट 6% नहीं है, कितने महीने के मिलेगा, 6 महीने के लिए मिलेगा। तो इंटू 6/12, 12 क्या है, साल के कितने महीने होते हैं, 12 महीने। और कितने महीने के लिए आपको ब्याज देना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। आपको 6 महीने के लिए ब्याज देना है, इसलिए ये चीज यहां पर ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर यही चीज मान लीजिए यहां नंबर ऑफ डेज के हिसाब से लिखा होता, ये तो महीने थे तो हमने 6/12 कर दिया। अगर ये कोई तारीख स्पेसिफिक साल के बीच की कोई तारीख लिखी होती, 1st होता या 31st, तो हमें समझ में आ जाता है कि मंथ की शुरुआत या एंड हो रहा है। लेकिन अगर कोई बीच की तारीख होती तो हम साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, तो हम 365 और नंबर ऑफ डेज पे कैलकुलेट करते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगी अलग से। अभी समझ में आ गया। तो अब ये इसका पूरा कैलकुलेशन बनेगा। मैंने आपसे कहा था मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, फ्रैक्शन, परसेंटेज, अगर इसकी मैथमेटिक्स आपकी वीक है तो स्ट्रॉन्ग करना आपका काम है। क्लास 5th, क्लास 6th में जितना सिखाया जाता है उतना काफ़ी है हमारे लिए। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 कट कर दिया, ये और ये कट कर दिया। ठीक है, 6 से हमने इसको कट कर दिया, 6 1 = 6, 6 2 = 12, और यहाँ से इसको कट कर दिया, 2 3 = 6। बचा मेरे पास क्या, इधर बच गया 500 और इधर बच गया 3, यानी कि 500 × 3 बराबर हो गया 1500। ये एक 6,000 इसका हो गया और 1500 इसका हो गया, टोटल मिलके 7,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ये 7,500 की एंट्री आप बुक्स में डाल देंगे, जो एंट्री अभी आपने सीखी है। कोई कंफ्यूजन? नो? डन? परफेक्ट, चलो ग्रेट। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे। प्रोप्राइटर ने स्मार्ट खेला, उसने बोला भाई मैं तो कैपिटल लगा रहा हूं तो मैं उसमें से आपसे ब्याज बिजनेस में से लूंगा, क्योंकि यही पैसा अगर मैं कहीं और लगाता तो मैं इस पर ब्याज अर्न करता। बिजनेस में लगा रहा हूं तो मैं बिजनेस से ब्याज लूंगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट, ट्रू एंड फेयर ट्रांसपेरेंसी चाहता है, तो उसने फिर ये भी बोला कि अगर इस सिचुएशन में मैं बिजनेस से पैसा निकाल रहा हूं अगर, तो बिजनेस को भी तो मुझसे ब्याज लेना चाहिए। समझ में आ गया? तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले रहे हैं तो उसका कैपिटल अकाउंट फाइनली कम होगा उस इंटरेस्ट से, इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये एक रेवेन्यू अकाउंट है। सिंपल। ड्रॉइंग्स अकाउंट पे जो इंटरेस्ट होता है वो कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, जनरली उसका फिगर दिया होता है। अगर कैलकुलेशन की बात आती है तो जैसा हमने कैपिटल में किया है वैसे ही यहाँ भी कैलकुलेशन कर दिया जाएगा। अब आज के लेक्चर का ये लास्ट पॉइंट है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी को पैसा देना है या आपने किसी से पैसा लेना है, हम कोई भी एक साइड ले लेते हैं। मान लीजिए आपने माल खरीदा, आपने 40,000 रुपीज़ का माल परचेज किया क्रेडिट पे, आपने एंट्री पास कर दी।
अब उस 40,000 में से आपको पेमेंट करनी है, राइट। अब पेमेंट करने के टाइम पे क्वेश्चन ये लिखता है आपने मिस्टर एक्स को 30,000 रुपीज पे किए ऑन अकाउंट, 30,000 पेड ऑन अकाउंट। पेड ऑन अकाउंट का मतलब, जो कि मेरी यहां पर ये पहली आइटम है पेमेंट ऑन अकाउंट, इसका मतलब ये हुआ है कि आपने देने थे 40,000, आज आपने 30,000 दे दिए। तो आपने 30,000 दे दिए तो 30,000 की एंट्री डाल दीजिए। जो बाकी के 10,000 रह गए, 40 में से 30 घट के, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वो अभी खड़े हैं। आपने वो पेमेंट नहीं किया है, जब आप उसका पेमेंट करेंगे तब वो खत्म होगा। फिलहाल आपने 40 में से 30 दे दिए हैं, ठीक है। एंट्री सिर्फ इतनी हो जाएगी। दूसरे पे आते हैं। जो दूसरा और तीसरा है वो सेम है, लेकिन क्योंकि दो तरीके से लिखा जाता है इसलिए मैंने यहां लिखा है पेमेंट ऑन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अभी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट और अगला लिखा है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। इसका दोनों का ये मतलब हुआ कि अगर 40,000 के अगेंस्ट में आपने 30,000 दिए हैं और साथ में ये लिखा है ₹30,000 पेड ऑन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, इसका मतलब पूरे 40 के 40 पेड माने जाएंगे। आपको इसके बाद और कोई पैसा नहीं देना है। 40,000 में से अगले ने बोला कि 30,000 दे दो, 10,000 मेरी तरफ से तुम्हें डिस्काउंट है, आपको 10,000 की पेमेंट नहीं करनी है अगर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट लिखा होता है, ठीक है। तो उस केस में आप जब अपनी एंट्री पास कर रहे हैं तो पेमेंट की एंट्री के साथ साथ में डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री भी जरूर डालेंगे और उस पार्टी का अकाउंट पूरे 40,000 से खत्म हो जाएगा, उसका कोई भी पैसा लेना या देना बाकी नहीं रहेगा। ये दोनों ही तरफ से हो सकता है, जब पैसा आपको मिलना है तब भी हो सकता है और जब देना है तब भी हो सकता है। तो हम याद रखेंगे, अगर पेमेंट ऑन अकाउंट लिखा है या रिसीव्ड ऑन अकाउंट लिखा है तो केवल जितना पैसा आया या गया है उसकी एंट्री डाल लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर सेटलमेंट वर्ड आ रहा है या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आ रहा है तो ये समझ जाइए कि ये अकाउंट को यहीं पे वाइंड अप करना है, जो एक्स्ट्रा पैसा था उसको डिस्काउंट में डाल करके खत्म कर देना है। क्लियर? तो जो आज हमने पढ़ा वो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, लेकिन जब 10 पॉइंट्स का क्वेश्चन आया, अभी 10 पॉइंट्स में से कोई भी 1 या 2 पॉइंट में ऐसी कोई बातें लिख गई जो कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमें नहीं आती थी इसलिए हमारा वहां गलत हो गया। तो ये छोटे छोटे जो फिलर्स होते हैं उनको भी पूरा करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब हम चलेंगे अपनी अगली क्लास की तरफ। तब तक बाय।